एक एक पल वीडियो में कैद हो सकता है। इसीलिए घरों के भीतर की तस्वीरें भी आप देख लेते हैं और इस तरह से जो लोग अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन पर तस्वीरें बनाते हुए, उसके नजदीक जब एक मिसाइल आकर गिर जाती है तो वो मंजर कैसा होता है। चेहरे को देखिए और देखिए किस तरीके से अचानक जब मिसाइल गिरता है और वहां पर चारों तरफ मलबा बिखर जाता है तो उस व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन उन तस्वीरों को कैसे आड़ी तिरछी तरीके से कैद करता है, लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल को पकड़े हुए है। और हम उन आवाजों को भी सुना देते हैं। Все деньги только что заработали терминалы в росте. Вот мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... सोचिए किसी के ऊपर भी क्या गुजरेगी जो अचानक जो वीडियो बना रहा हो, अचानक एक मिसाइल आकर गिर जाए उसके ऊपर। जिस इमारत के सामने वो खड़ा है उसी इमारत से टकराती है ये मिसाइल। ये जो योद्धा भी होते हैं ना, जो सोल्जर्स भी होते हैं, उनके आसपास भी होता है, तो ये बहुत अचानक आपको एक सदमे में डालने वाली चीज होता है, लेकिन वो फिर भी युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड हैं। जनरल सिवाच, ये एक ऐसा व्यक्ति सिविलियन जो बस एक वीडियो बना रहा है और उसकी घबराहट, ये युद्ध की दहशत को दिखाती है ये तस्वीर। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जब कोई लड़ाई के दौरान में कोई सैनिक है तो एक तो वो तैयार है, उसको मालूम है ऐसा हो सकता है, और दूसरा वो अपने जो उसके पास प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो पहने होता है। हाँ। और यहाँ देखें आप, जो अपना मोबाइल से ये एक प्रकार से वीडियो बना रहा था। हाँ। और मिसाइल फायर आता है उसकी बिल्डिंग पे। हाँ। तो बिल्कुल सदमा पहुंचता है, शौक पहुंचता है। मगर एक चीज आज श्वेता हमें बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। हाँ। जिस प्रकार से खार्किव का घेरा लगाया है, खार्किव वाला मैप भी हम दिखाएं तो हम दिखाएं कैसे घेराबंदी हो रही है। तो ये दो चार बातें हैं इसकी इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो खार्किव जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है यूक्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और दूसरा खार्किव जो है ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, और ये ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ज्यादा दूर नहीं है लुहांस्क और डोनेट्स्क एरिया से। हाँ। जो ले लिया था रूस ने। मगर यह भी सच्चाई है, खार्किव को रूस की फौज ने एक बार लिया था। हाँ। मगर यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया, और अब जो है लड़ाई बहुत आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है खार्किव में। हाँ। जो तो दोनों तरफ उसको पूरा घेरा डाल दिया है। पूरे में हमले चल रहे हैं। हाँ देखो, अभी मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं। हाँ। श्वेता, तो देखो ऐसे है कि ये इसका कोई है 35 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है। हाँ। जो खार्किव का है। ये करीब इसके अंदर पॉपुलेशन थी 10 से 15 लाख। अब वो काफी कम हो गई क्योंकि लोग यहाँ से जा चुके हैं, निकल रहे हैं बाहर। हाँ। हाँ। इसके अंदर वही है, इसके अंदर जो है जो रूस ने ट्राई की थी कि किसी तरीके से मिसाइल और रॉकेट करके एक प्रकार से मोराल डाउन करे, लेकिन सड़क पर आ गई ये लड़ाई। हाँ, सड़क पर आ गई, और देखो अभी लड़ाई अंदर पहुंच गई है। इन्होंने रॉकेट मिसाइल दागने स्टार्ट किए हैं, बस्तरबंद गाड़ियां बनने की कोशिश कर रही हैं। हाँ। फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि सड़कें बहुत नैरो हैं, उनमें बढ़ने में प्रॉब्लम है। अर्बन एरिया की जब भी लड़ाई मानी जाती है वो डिफेंडर को फायदा होता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है रूस को। मगर ये सच्चाई है कि बहुत नुकसान हुआ है खार्किव में, बहुत बिल्डिंगें गिर गई हैं, काफी कैजुअल्टी हुई है। हाँ। मगर मुझे ऐसा लगता है रूस ने एक और खबर अपने दर्शकों को दे दे। इस समय बड़ी खबर आ रही है, कीव से लगातार खतरे का सायरन वहां पर बज रहा है। अंधेरा जैसे जैसे करीब आता है, 2 दिन से आप देख रहे हैं कीव को किस तरीके से निशाने पर लिया गया है रूस की फौजों द्वारा। ऐसा लग रहा था पहले दिन शायद कीव गिरेगा, दूसरे दिन होगा, आज तीसरा दिन भी हो रहा है उन हमलों का। तीसरी रात एक तरह से हम कहें यूक्रेन के कीव में एयर जिस तरह से रह कर जो सायरन बज रहे हैं उससे हवाई हमलों की दहशत लगातार बनी है, और यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार 2 धमाके हुए हैं। आज रात और तेज हमले कर सकता है रूस, कीव ही निशाने पर है। का हिस्सा बनेगा। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में कुछ भी हो सकता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, फ्यूल डंप्स हो सकते हैं, एम्युनिशन डंप्स हो सकते हैं, पुल हो सकते हैं, बांध हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस हो सकते हैं, पानी के स्टेशन, पानी सप्लाई करने की व्यवस्था हो सकती है। तो कोई भी इस तरह के इंस्टॉलेशन जिसको हम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस बोलते हैं वो हो सकती है। और ये तो एयर रेड के ये अलर्ट्स आप तब भी सुन रहे थे जब आज तक संवाददाता राजेश पवार हमसे लाइव जुड़े हुए थे उस समय भी, और ये आज तक की ही टीम का मानना है कि वो उस समय वहां से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रही है। ये कीव की तस्वीरें हैं, कीव की खबर हम दिखा रहे थे, लेकिन पूरा जो निशाना दिख रहा है वो खार्किव दिख रहा है। ये रिपोर्ट देख लीजिए पहले।
सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर क्रूज मिसाइल अटैक। मिलिट्री एकेडमी पर जोरदार हमला। पुलिस हेडक्वार्टर पर बमबारी। दिन रात मिसाइल और रॉकेट्स के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव जल रहा है, धधक रहा है। जंग के 7वें दिन पुलिस हेडक्वार्टर और मिलिट्री एकेडमी पर बैक टू बैक अटैक करके रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर को घुटनों पर ला दिया है। From Kharkiv, Ukraine. Look at this. Look at this. It's Putin's army car. This view of city of Saltovka region. Saltovka on the fire. रूस ने जंग के 7वें दिन खार्किव में अपने किलर पैराट्रूपर्स उतार दिए। उन्होंने खार्किव की सड़कों पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। खार्किव के मेयर ने दावा किया कि 24 घंटे में रूस के हमलों में 21 यूक्रेनी लोगों की जान चली गई और 110 लोग जख्मी हो गए हैं। रूस दावे चाहे जो करे, लेकिन खार्किव में तबाही के मंजर बता रहे हैं कि यूक्रेनी मिलिट्री पर नहीं बल्कि नागरिकों पर भी डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем «Граду», а також крилатих ракет. यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव उसी दिन से रूस के निशाने पर है जिस दिन से उसने यूक्रेन पर हमला बोला। खार्किव शहर का दिल कहे जाने वाले फ्रीडम स्क्वायर पर रूसी मिसाइलों ने अटैक किया और पलक झपकते ही एक सरकारी इमारत तबाह हो गई। Can you imagine this morning 2 cruise missiles hit this Freedom Square, dozens of killed ones. This is the price of freedom. कीव के बाद खार्किव ही रूसी हमलों का टारगेट नंबर 2 है। कीव हो या खार्किव, यूक्रेन के दोनों सबसे बड़े शहरों पर रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये मंजर गवाही दे रहे हैं कि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत से रूस का सामना करने में जुटा है। आज तक ब्यूरो। बाकी छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही हैं और धीरे धीरे रूस कम से कम जो सरहदी इलाके हैं जहां तक वो काबिज होना चाहता है वहां तक आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर 2 जगहों पर आप लड़ाई केंद्रित देख रहे हैं, खार्किव और कीव। कीव सीधे आपको पहले लिए चलते हैं, राजेश पवार वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक और रात, और ये रात भी कहा जा रहा है बहुत भारी, एक के बाद एक सायरेंस वहां पर सुनाई दे रहे हैं। आप जब लाइव रहते हैं उस समय भी हमने सुना था फ्रीडम स्क्वायर को निशाना बनाना, ज़ेलेंस्की का इस बात पर पूरी दुनिया को संबोधित करना। इस समय के हालात बताएं राजेश। देखिए, उसके पिछले 2 घंटे से कोई सायरन नहीं बजा है, कोई बम धमाका नहीं हुआ है, शांति है। और आउटस्कर्ट्स पे क्या हो रहा है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कीव के बाहरी इलाके में नॉर्थ की तरफ उत्तरी दिशा में काफी बड़ा जमावड़ा है रूसी फौज का, रूसी मैकेनाइज्ड कॉलम्स का। वो कब हमला करेंगे और कब वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। मेरी उम्मीद है कि वो आने वाले 48 घंटे पे कभी भी हो सकता है। एयर स्ट्राइक्स अभी कोई नहीं हुए हैं कीव के ऊपर, पर अगर जब युद्ध शुरू करेगा, वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, उससे पहले एयर स्ट्राइक्स कीव के ऊपर होंगे। ओवर टू यू। अभी तक की इंडिकेशंस देखकर आपका असेसमेंट क्या है राजेश, रूसी सेना को लेकर, जिसका लंबा काफिला भी दिख रहा है, बाहर घेरा ये भी दिख रहा है कि वो बाहर रुके हैं, लेकिन आगे क्या? देखिए, रूसी सेना इस टाइम अपना पूरा फुल फ्लेजेड ऑपरेशन जारी किया हुआ उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में। पूर्वी यूक्रेन का हर शहर इस वक्त रूसी सेना का पूरा जो है ताकत देख रहा है, उनकी पूरी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसको देख रहा है। पूर्वी यूक्रेन में कई शहर हैं, जैसे खरसोन है जो ऑलरेडी
रूसी सेना कब्जे में आ चुका है। खार्किव है जो ऑलमोस्ट कब्जे में है। उसके अलावा ओडेसा है, वो भी लगभग कब्जे में है। उसके अलावा मरियापोल है, वो कब्जे में है। उससे अज़ोव सी से पूरा उसका कनेक्शन टूट चुका है। तो जो पूर्वी यूरोप है वहां उसकी सेना पूर्वी यूक्रेन जो है वहां रूस की सेना लगातार जबरदस्त लड़ाई में लगी हुई है और लगातार आगे बढ़ रही है। जो कल रिपोर्ट्स आई थी, आज से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, वो 60 से 70 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है डोनबास के एरिया से, और कई बड़े शहर जो हैं वो ऑलमोस्ट उसके कब्जे में अभी हो चुके हैं और अब भीषण बमबारी हो रही है। लेकिन राजेश, आपको लग रहा है पूरा यूक्रेन अभी तो वेस्ट कंप्लीटली, मतलब कमोवेश एक तरह से कहें तो काफी क्वाइट है वहां पर? शुरुआती पहले दिन कई चीजों की बात आई थी कि मिसाइल हमले शायद वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे क्रीमिया से लेकर ऊपर एक लकीर वो खींचने की, मतलब बेलारूस तक कीव को लेते हुए कि लगभग ईस्ट और वेस्ट लगभग बंटते हुए दिख रहे हैं, अभी हमको समझ में आता है। आपका असेसमेंट इस पे राजेश? देखिए, हमें ये चीज समझनी होगी कि रूस ये मानता है कि पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन ये उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोलूं या शायद ये सही शब्द ना भी हो, बिकॉज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो रूस पूरे यूक्रेन को मानता है, पूरे सेंट्रल एशिया को मानता है। तो ये वो एरिया है जहां रूस ये मानता है कि उसके अपने लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिण यूक्रेन में रूसी भाषी लोग हैं, उसी स्टॉक के हैं, उसी एथनिसिटी के हैं, जैसे रूसी हैं। सब कुछ सेम है, उनका कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हर चीज सेम है। तो वो मानता है कि रूसी लोग ही हैं, और वो अभी तक ये मानते आ रहे थे कि यूक्रेन हमारा भाई है, वो हमारे ही लोग हैं। अलग मुल्क हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से यूक्रेन ने नेटो में जाने की जिद की, और जब से रूस को ये लगा कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया, इसका अर्थ ये होगा कि जो नेटो की मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बड़े हथियार हैं, वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर आ जाएंगे, जिससे उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। जब रूस को ये लगा कि अब उसकी अस्तित्व पर खतरा आ गया है, उसकी सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह से उसकी सिक्योरिटी चरमरा जाएगी। और आप ये सोचिए कि अगर यूक्रेन में नेटो की मिसाइल्स तैनात हो जाती हैं, तो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वहां से सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको जो वक्त लगेगा मॉस्को तक पहुंचे में, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। ये कोई चेतावनी नहीं, 2 मिनट में तो हो सकता है आदमी कभी भी चूक कर सकता है। तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और इसलिए जरूरी था कि रूस को ये करना पड़ा। और जहां तक ईस्ट और वेस्ट का सवाल है, वेस्ट में रूस के सिंपैथी वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, और वहां पे हमें संभावना है कि फाइटिंग जो होगी, लड़ाई होगी, वो बहुत ज्यादा भीषण होगी। और जो है गुरिल्ला वॉरफेयर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो अगर आने वाले समय में हमें पश्चिमी यूरोप में देख रहे हैं। राजेश, एक और चीज आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई रिपोर्टर इस समय कीव शहर से उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जिस तरह से आज तक की टीम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं हमें दिन भर। तो अगर मैं एक सैनिक के तौर पर आपसे पूछूं कि आज की सिट रिपोर्ट क्या है, या आज का हाईलाइट आप क्या बताना चाहेंगे? आज के दिन को क्या 7वां दिन, सप्ताह का अंतिम, 1 हफ्ता हो गया आज। तो यह है कि खरसोन शहर जो है वो पूरी तरह से रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है, और खार्किव जो शहर है वो लगभग पूरी तरह से रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है। मेरे हिसाब से आज की हाईलाइट यही रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश पवार इस पूरी बातचीत के लिए। डटे रहिए, और पूरा देश आपको देख रहा है, आप ही को सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कीव, खार्किव, खेरसोन, किस तरीके से उस पर कब्जा किया गया है, ये सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जनरल सिवाच, आपने पहले दिन एक चीज कह दी थी कि ऐसा लग रहा है जैसे रूस ऐसे मिला देना चाहता है इसको, और उधर के यूक्रेन को काट देना चाहता है। और अब तो अगर नक्शे को देखिए, ऊपर का हिस्सा रूस का कब्जा, नीचे का हिस्सा रूस का कब्जा, इधर से लगता हुआ हल्का सा इलाका, क्रीमिया तो खैर पहले से था, वहां प्रांतों को आजाद कर चुके थे, और अब ये सीधी लकीर सी हो रही है। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक बोला कि हो क्या रहा है। जो कीव से नेपियर नदी जा रही है, ये डिवाइड करती है यूक्रेन को 2 हिस्सों में। एक है ईस्टर्न यूक्रेन और एक है वेस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन है, उसके अंदर रूसी बोलने वाले लोग भी ज्यादा हैं और रूस का प्रभाव ज्यादा है, जबकि वेस्टर्न यूक्रेन में इतना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर डोनाबस का इलाका है, जो कि इस तरीके से है, उसमें उसने सबसे पहले लुहांस्क और डोनबास को लिया, और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ा, उसने मारियोपोल भी ले लिया भी, और खैरसान भी ले लिया। मगर खार्किव की जो लड़ाई है वो बहुत निर्णायक रूप में पहुंच गई है। उसको हमें समझना पड़ेगा कि खार्किव और कीव का क्या आपस में। कीव तो समझ में आ रहा था, खार्किव क्यों?
खार्किव की देखो इंपॉर्टेंस बहुत है। देखो खार्किव जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टाउन है, वो फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है यूक्रेन की, और एक प्रकार से जब वो कीव नहीं ले पाया तो समझ रहा है रूस पहले खार्किव को लो और फिर उसके बाद कीव करो। इनका तो वहां मुश्किल इतनी क्यों आ रही है? वहां तो रूस का बॉर्डर बिल्कुल लगता है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला कि ऐसा क्या है कि खार्किव जो ईस्टर्न यूक्रेन जहां डॉनबास का इलाका है उसके नजदीक है, और कैसे वो अभी तक डटा हुआ है। देखो उसकी 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले खार्किव को रूस की फौज ने ले लिया था, ऐसा सुनने में आया, मगर फिर यूक्रेनियन ने दोबारा लिया। एक तो ये जो है जैसे अगर मैं खार्किव के बारे में बताऊं, इसका जो है 35 किलोमीटर का जो सरकमफ्रेंस है, 10 से 15 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। और बॉर्डर से देख लीजिए तो लगभग खार्किव का जो बॉर्डर है ना वो सट जाता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, रूस से आता है। उसने जो अटैक किया था खार्किव में, अपना ईस्ट से भी आया था और बेलारूस से भी आया था, नॉर्थ से, और इसका घेरा डाला था। मगर यह भी सच्चाई है जो खार्किव में कि वहां पर भी बिल्टअप एरिया है, वहां पर टैंकों और बस्तरबंद गाड़ियों का जाना बड़ा मुश्किल था। इन्होंने रॉकेट्स और मिसाइल दागे हैं, आर्टी फायर किया है, बहुत कैजुअलिटी हुई है, कोलैटरल डैमेज भी हुआ है, मगर अभी भी खार्किव जो है पूरी तरीके से रूस के कब्जे में नहीं और ईगो इशू भी बन गया है, ईगो इशू बन गया है। और जब तक वो नहीं आएगा वो मुझे लगता है कीव पे नहीं जाएंगे। अच्छा। अब जो कीव का अच्छा, आपको इसीलिए लग रहा है कि डिले कर रहे हैं, इतना धीरे चल रहे हैं उस कीव को लेकर? बिल्कुल, देखो कीव को क्यों ढीला कर रहे हैं, एक तो उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया ने, रूस ने यूक्रेन को अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा। उन्हें सोचा 3-4 दिन में हम पूरे यूक्रेन को ले पाएंगे, मगर जिस प्रकार से उनका जमावड़ा खार्किव और कीव में आया, जिस प्रकार से उनको अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, उससे अब वो काफी बैकफुट पे है पुतिन। और ऐसे में अब वो जो कीव की लड़ाई लड़ना चाहता है वो इससे लिंकअप है, जो कि बातचीत होगी। तो हमारे संवाददाताओं ने हमें जितनी रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी हैं, उसके आधार पर हमने एक एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव कीव पर जो आक्रमण चल रहा है उसकी रिपोर्ट बनाई है। ये जरूर देखिए। कीव पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। आसमान से बरसते मिसाइलें और रॉकेट कीव में तबाही की इबारत लिख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर रूसी सेना को आम नागरिकों के प्रतिरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इसका सिर्फ एक ट्रेलर है। कीव के नजदीक जब रूसी टैंकों का ये काफिला सड़कों से गुजरा तो यूक्रेन के नागरिक कीव की ढाल बनकर सड़क पर उतर आए और टैंकों के पहिए जाम हो गए। कीव की सड़कों पर रूसी सेना को सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि कीव के नागरिकों ने भी अब रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में लोग रूस के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रूस से आर पार की लड़ाई करने के मूड में आ चुके हैं। बर्बाद हो चुके रूसी टैंकों का ये ढेर बता रहा है कि यूक्रेन पर कब्जे की जंग उसके लिए कितनी भारी पड़ रही है। हाड़ कपाने वाली सर्दी में इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने शहर की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की रक्षा करते यहां के लोग इस समय क्या काम चल रहा है। हम एक चेक पॉइंट पर हैं और इस चेक पॉइंट पे आप 3 चीजें देखिए। एक, ये सज्जन जिनके हाथ में मोलोटोव कॉकटेल है, पेट्रोल बॉम्ब्स है, इसमें पेट्रोल है और केवल कपड़ा है। अगर रूस का टैंक, रूस की बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ आती हैं तो इस पे बस आग लगाकर ये उन पर फेंकेंगे। ये जज्बा ही है। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? Сколько вот это здесь что вы делаете? Как началась война? जो इनका जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यहाँ पर हैं और ये अपने गिरोम स्लोवा, और ये लोग जो है यहाँ पे जैसे कोई टैंक्स वगैरह आएंगे तो उनके पास कॉकटेल बम जो हैं, ये हम अपना पेट्रोल बम जो है जो उनके ऊपर फेंकेंगे। 7 दिन की जंग में भले ही रूस ने कीव पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी हो, लेकिन कीव अभी गिरा नहीं है। वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है।
पूरी दुनिया यूक्रेन के नागरिकों की हिम्मत की दाद दे रही है। साबित कीजिए कि आप यूरोपियन हैं और फिर मौत पर जिंदगी की जीत होगी और अंधेरे पर रोशनी की जीत होगी। यूक्रेन की जय हो। चिंता का विषय है और कोई नहीं जानता ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, कितना लंबा चलेगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी ऊपर तक जाएगी। क्या ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदलेगा, क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हर चीज बिल्कुल फ्लूइड है और ये कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगा कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। अब तक जिस तरह से यूक्रेन ने रूस को कीव में घुसने से रोक कर रखा है, उसकी कल्पना तो खुद पुतिन ने भी नहीं की थी। लेकिन ये युद्ध अब किस दिशा में जाएगा, अभी ये कह पाना बेहद मुश्किल है। कीव यूक्रेन से कैमरा पर्सन पवन कुमार और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। तबाही तबाही हर तरफ, बस वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर सर, कीव इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? देखो, सच्चाई ये बात है, जो कीव है वो है इट इज अ सेंटर ऑफ पावर। यहां पर सेंट्रल ग्रेविटी कीव में है, यहीं पर इनका पार्लियामेंट है, यहीं पर इनकी गवर्नमेंट है और अगर कीव गिर जाता है तो फिर इट इज एडवांटेज टू रूस। डिफेंसेस अच्छे बना लिए हैं। अभी क्या किया इन्होंने? हाँ। सबसे अच्छा क्या किया, पूरे जो यूक्रेन को, अगर आप कीव का ये मैप देखें तो ये 60 से 65 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है। इसके अंदर करीब 25 से 30 लाख की पॉपुलेशन थी। आप भी 10 लाख 15 लाख के करीब लोग चले गए हैं, मगर अभी भी हैं। इन्होंने क्या किया, इस इलाके को 4 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। और क्या किया है, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पर डिफेंसिव ली हुई है और उसके बाद उन्होंने स्टिंगर मिसाइलें और अपनी जो जेवलिन मिसाइलें लगाई हैं। और क्या किया है कि जो रशिया जो अटैक्स कर रहा है उससे वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हुआ क्या है। ये जो 60-65 किलोमीटर के एरिया से इन्होंने घेरा डाला है, मगर इसकी बनावट जो है वो कीव की वो डिफेंडर के फायदे में, क्योंकि एक जो बाहर का इलाका है, जो फील्ड के बाद आता है ओल्ड कीव, उसके अंदर सड़कें बहुत भीड़ी है, उसके अंदर बस्तरबंद गाड़ियां और जो आपके टैंक्स हैं वो चलने में मुश्किल है। हाँ। इन्होंने डिफेंसेस बना रखी है, ये वहां से जेवलिन जो है मिसाइलें फायर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से डिफेंडर को अर्बन एरिया में फायदा होता है, अटैकर को मुश्किल है। हाँ। और ट्राई की है रूस ने 2-3 बार, हाँ। सक्सीड नहीं हुआ है। अब वो अपना पूरा जोर लगाएगा। एक उसने आर्मर्ड डिविजन जो है वो इसके लिए भेजी है, मोटराइज ब्रिगेड भेजी है, एक दस्ता जो 60 से 62 किलोमीटर था उसने घेरा डाल दिया है। हाँ। पर मुझे लगता है अभी वो लल है, वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो लिंकअप है, इस जो बातचीत होनी है जो कि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे, उसका क्या रिजल्ट होगा फिर ये करेगा। पर मुझे लगता है कि कीव की जो डिफेंसिव की है यूक्रेन ने वो काबिल तारीफ है। उसके अंदर जो प्रकार से इन्होंने अपने ट्रेंचेस बना लिए हैं, बंकर बना लिए हैं और जो बिल्टअप एरिया से उन्होंने अपनी मिसाइलें लगाई हैं और जहां पर भी सड़कें हैं उन पे भी उन्होंने अपने बंकर कर दिए। तो हो क्या रहा है कि जो आउटर कीव है वो एक कंजेस्टेड है, उसमें टैंकों का, बस्तरबंद गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। मगर जब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते हो, हाँ। सड़कें खुली हुई है और बड़ी बड़ी राइजिंग बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस है, वहीं पर टीवी स्टेशन है, वहीं पर जेलेंस्की का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है। मगर होगा क्या, वहां आने के लिए मुश्किल है। हाँ। अब रूस की जो स्ट्रेटेजी है उसमें बदलाव आया है। वो सोच रहे हैं कि हम अंदर नहीं घुसते, पहले हम इसको सोफेरअप करते हैं। हम मिसाइल से, रॉकेट से, एयर फायर से और आर्टिफायर से इनके जहां जहां मिलिट्री हेडक्वार्टर है उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोलेटरल डैमेज भी बहुत हो रहा है। अब देखिए, इस समय एक बड़ी खबर एक और आ रही है रूसी मीडिया की तरफ से, जहां पर बाइडेन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। यूक्रेन छोड़ने का फैसला जेलेंस्की खुद करें, यूक्रेन छोड़ने का फैसला जेलेंस्की खुद करें। बाइडेन को लेकर रूसी मीडिया का ये दावा हमारे सामने आ रहा है।
ये मेरे को लगता है श्वेता, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर है, प्रेशर टैक्टिक्स है। ये ज्यादा रूस एक तरफ कह रहा है कि हम फेक मीडिया पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन जो चीजें निकल रही हैं वो भी ऐसी कम नहीं है। तो जनरल साहब जो बता रहे हैं कि जिस तरह की बमबारी वहां पर हो रही है, आपको मालूम है किस किस तरह के बम का इस्तेमाल कर रहा है रूस वहां पर? सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह की कोई मिसाइल चल रही है, कई ऐसे बम भी चल रहे हैं। और हम आपको विस्तार से दिखाते हैं अपने वर्चुअल रूम में आपको ले चलकर कि किस तरह के बमों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, क्योंकि ये समझेंगे आप तब आप समझेंगे यूक्रेन की तकलीफ क्या है। तो रूस लगातार इतने दिनों से हमले कर रहा है, इन हमलों से यह संदेश देना चाहता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसके लिए वो खास तौर पर सरकारी इमारतों, रिहायशी अपार्टमेंट्स, शहरों को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों को निशाना बना रहा है। अब उदाहरण के तौर पर आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें यूक्रेन को तबाह करने वाले सबूत दिखाई देंगे। ये खार्किव की एक इमारत है जिस पर रूस ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया। इस हमले से इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। यह वीडियो आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तस्वीर में खार्किव के सिटी काउंसिल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इस इमारत पर रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं में गुम हो गया। इसी तरह कीव के एक रिहायशी इलाके का वीडियो देखिए। रूस के हमले की वजह से पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका है। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह गिर गया, जबकि बाकी बचे घर जो हैं उनकी खिड़की दरवाजे चकनाचूर हो गए हैं। कल कीव के टीवी टावर पर हुए एयर स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। इस एयर स्ट्राइक में रूस में किसी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। आज आपको यह जानना चाहिए कि इस तरह के हमले के लिए रूस किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अब यूक्रेन पर हमला करने वाले हथियारों की लिस्ट में पहला नाम है 3M54 कैलिबर, जो रूस की एक क्रूज मिसाइल है। इसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक होती है और वजन 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक होता है। यह मिसाइल अपने साथ 400 से 500 किलो वॉरहेड यानी विस्फोटक लेकर चलती है। इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के लिए रूस 200 से 300 किलोमीटर वाली क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब यूक्रेन पर हमला करने वाले हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है TOS-1, जो एक MLRS यानी एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसे T-72 टैंक पर माउंट किया जाता है। इसमें 15 सेकंड में 30 राउंड फायर होते हैं। इसकी टारगेट रेंज 500 मीटर से लेकर 3500 मीटर तक है, यानी 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को यह तबाह कर सकता है। अब यूक्रेन को तहस नहस करने में BM-21 की बहुत बड़ी भूमिका है। यह भी एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसे ट्रक पर माउंट किया जाता है ताकि शहरी इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से 20 सेकंड में 40 राउंड फायर होते हैं, जिससे 500 मीटर से लेकर 45 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन का यह आरोप है कि रूस अपने हमले में क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बॉम्ब में कई बमों का ग्रुप होता है। दुनिया भर में देखिए, इसी तरीके से दुनिया भर में अब तक जो युद्ध हुए हैं उनमें करीब 10 से ज्यादा तरह के क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल हो चुका है। क्लस्टर बम से हमला करने के लिए फाइटर प्लेन से लेकर, यानी आसमान से वो फाइटर प्लेन निकलेगा और बहुत सारे बमों को गिराएगा। इसी तरह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, क्लस्टर बम हवा के बीच में घुल जाते हैं और उससे 5 से 20 सेंटीमीटर तक के छोटे छोटे विस्फोटक गिरते हैं और एक ही इलाके पर कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं। ये टारगेट के आसपास गिरने के बाद कई बम तुरंत डिटोनेट नहीं होते, खतरा उनका बना रहता है। तो ये कुल मिलाकर आपने समझा कि किस तरह से बमों का इस्तेमाल होता है। और अब हम आगे चर्चा के लिए बढ़ते हैं। और इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। क्लस्टर बॉम्ब सीरिया में बहुत इस्तेमाल के आरोप लगे थे रूस के ऊपर। सर, हम चर्चा में एक और बिंदु अपना जोड़ते हैं और उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जो बेलारूस है, जो कि खुलकर मदद कर रहा है रूस की इस पूरे युद्ध में। उसके तानाशाह का एक वीडियो सामने आ गया। रूस चाहता है कि बहुत सीक्रेट रहे उसका प्लान, लेकिन लगता है गलती से लीक हो गया। बेलारूस के तानाशाह ने गलती से रूस का एक्शन प्लान लीक कर दिया। रूस अगला हमला क्या मोल्डोवा पर कर सकता है, यह खुलासा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गलती से कर दिया। दरअसल एक वीडियो आया जिसमें लुकाशेंको सुरक्षा परिषद के साथ बैटल मैप के जरिए पुतिन की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने उन स्थानों की जानकारी दे दी जहां आने वाले दिनों में रूस बमबारी कर सकता है। वीडियो में लुकाशेंको बैटल मैप के सामने खड़े हैं और देखिए क्या दिखा रहे हैं।
с территории Беларуси и рассказал честно, по каким точкам мы наносили удар. Присаживайся. Спасибо этим ребятам. Они нас предупредили. И तो ये देखा हमने। अब बेलारूस को हम इस तरह से देखें कि उनका परमाणु पार्टनर भी है रूस का वो, और परमाणु की धमकियां अगर आती हैं तो इसे मतलब हम कहते हैं कि वो एक डेटरेंस के लिए है, यानी कि युद्ध मतलब उसका इस्तेमाल न हो उसके लिए है। पर उसके बावजूद चर्चा फिर से सर शुरू हो गई। मोल्डोवा भी देख लीजिए इसमें नक्शे में कहां पर है, यूक्रेन के यहां निचले हिस्से में मोल्डोवा है। ये जो हिस्सा है पहले ही जो है वो रूस का कब्जा है, और ये रहा बेलारूस जहां के तानाशाह ने ये बात कह दी। देखो मेरे को लगता है श्वेता कि पहले बात तो समझना चाहिए, बेलारूस जो है एक नॉन न्यूक्लियर देश है। रूस के पास हथियार हैं, वो इस न्यूक्लियर हथियार यहां लेके आ सकता है, उसको कोई नहीं रोकने वाला। मगर ये मोल्डोवा पे अगर वो अटैक करता है तो ये एक पूरे युद्ध का मुंह रुख बदल देगा। बिकॉज क्योंकि इसका मतलब अभी तक तो यूक्रेन पे था, यूक्रेन पे क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, रूस की सिक्योरिटी चैलेंज हो रही थी। जो किया यूक्रेन में फिर भी लोग मानते हैं ठीक है, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता रूस। अगर वो मोल्डोवा को करता है अटैक तो मुझे लगता है फिर ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। और ये बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज यूक्रेन कल मोल्डोवा और उसके बाद फिर रोमानिया, फिर हंगरी, फिर पोलैंड। समझिए कि मोल्डोवा बॉर्डर को भी यूज किया जा रहा है भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए। मोल्डोवा है, बिल्कुल मोल्डोवा है, उसके बाद हमारा पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है। तो हर जगह से हमारे चार एक और चीज मेरे जहन में उठती है, वो ये कि जब परमाणु बम कहीं पर भी गिराया जाता है तो उसका दायरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 4 किलोमीटर में नुकसान हो, तो सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। जापान पर अगर इस्तेमाल हुआ था तो उस समय वो एक आइसोलेटेड देश था, समुद्र के बीचों बीच का देश था। यहां पर अगर यूक्रेन पर इस्तेमाल हो तो रूस कैसे बच जाएगा उसके असर से? बिल्कुल, देखो वो नहीं, वो क्या है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी होते हैं, बहुत छोटे न्यूक्स बोलते हैं, मगर मतलब छोटे इलाके को न्यूक कर दें, कर सकते हैं। पर मैं समझने की कोशिश करो कि न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल हो सकते। अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर मैं अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा कि जो हिरोशिमा नागासाकी में किए एटम बम, उनकी इंटेंसिटी 1000 कम है जो आज के पावरफुल हाइड्रोजन बम वगैरह न्यूक्लियर बम है। तो अगर ये इनका इस्तेमाल एक देश कर दे बाई चांस तो काउंटर रिएक्शन होगा दूसरे से, क्योंकि रूस के पास भी बहुत ज्यादा बम है और अमेरिका के पास एक के पास 6,500, एक बार 6,000, पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए 3 से 4 हथियार चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि ये न्यूक्लियर हथियार की तरफ जा रहा है, मगर कई बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिस प्रकार से अगर इसका युद्ध का दायरा बढ़ गया तो आप देखेंगे, और अगर एक देश पे अटैक करेगा तो फिर हो सकता है उसके अंदर अमेरिका आ जाए, दूसरे देश आ जाए, यूरोपियन यूनियन आ जाए, तो ये उसके बाद तो फिर लिमिट ही नहीं है, सारे आगे बढ़ते जाएंगे। पर एक और चीज सर, ये देखिए, ये खेरसोन का नाम अब तक नहीं आ रहा था। अब जब हम इसको यहां पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्रीमिया और उसके ऊपर का हिस्सा, पूरा आपका इंफ्लुएंस ऊपर की ओर, अब मतलब ऊपर से भी आप नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे से उनके फोर्सेस ऊपर की ओर आ रहे हैं। देखो इसका मेन मुद्दा ये है कि जो रूस कर रहा है बेलारूस से और रूस से ये जा रहा है नॉर्थ से, और उसके बाद डोनाबास और से जा रहा है वो ईस्ट से, और क्रीमिया से आ रहा है वो साउथ से, और इस तरीके से यहाँ पर उसने स्पेशली क्या और देखिए एक और जो ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आ गई वो ये कि रूस के खिलाफ जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो सड़कों पर उतर आए। 19 देशों ने सप्लाई किए हैं हथियार यूक्रेन को, ये बात तो सामने है, लेकिन उत्तरी हिस्से में लोग टैंकों को घेर, एक तो तस्वीर भी आई है कि टैंकों को घेर कर लोग खड़े हो जा रहे हैं। लोगों को अब डर नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि आपने सब कुछ छीन लिया, अब हम डट कर मुकाबला करेंगे। देखो यही मैं बताने चेष्टा कर रहा हूं श्वेता, कीव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यहाँ पर जो लोग हैं मरने मिटने को तैयार है, उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल बना लिए हैं। अब उनके जब टैंक्स घुसेंगे तो ये उनको क्रॉस करने गए, और उनके पास स्टिंगर मिसाइल हैं, उनके पास जेवलिन मिसाइल है, एंटी टैंक। मुझे लगता है कीव की लड़ाई आसान नहीं होने वाली, ये रूस को भी मालूम है। और उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी रूरल एरिया या अर्बन एरिया की लड़ाई है, इट इज फेवरेबल टू डिफेंडर, और मुझे लगता है कीव की लड़ाई बहुत खिंचेगी। और ऐसे में हो क्या रहा है, जिस प्रकार से रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन जो कि नेपियर नदी के आपके ईस्ट में है, उसमें मुझे लगता है काफी
शहरों का काबू कर लिया है। जिस प्रकार से आज मारुपोला और खैरसन भी गिर गए हैं, मगर यह भी सच है कि इतना आसान नहीं होगा कीव को लेना, और अभी भी खार्किव जो है गिरा और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो परमाणु की बातें हो रही हैं, परमाणु की धमकियां, वो कोरी धमकियां। अधिकतर जो मिलिट्री माइंड्स हैं इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपको फिर भी परमाणु क्षमता बता रहे हैं सब देशों की, जिसमें रूस नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। 6257 न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके पास, 5550 अमेरिका, क्योंकि पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर से विपरीत रेस में भी लग गई। पहले एक दौर था जब परमाणु हथियारों की तरफ लोग भागते थे, लेकिन अब दुनिया विश्व शांति का संदेश देती है। फ्रांस 290, भारत के पास 156, पाकिस्तान थोड़ा सा कम हमसे लेकिन उस स्पर्धा में लगा हुआ, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास किसी को नहीं मालूम, लेकिन 40-50 का आकलन हो जाता है, क्योंकि जहां जहां तानाशाह है वहां पर बहुत आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उनके पास तो एक भी अगर रहे तो दुनिया को डर ही लगता है। और साथ ही ये जो रूस के हथियार हैं वो सारी चीजें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं होती, उसके साथ तो फिर कुछ है ही नहीं, लेकिन जो बाकी हथियार होते हैं उनका भी बड़ी अहमियत होती है, वो भी कोई कम नहीं होते हैं। जो टोपोल एम जिसका रेंज 11,000 किलोमीटर है, बुलावा जो कि रेंज उसका 8,000 किलोमीटर है, किंजल जो है ये भी बहुत डेडली है। देखो आपने ठीक बोला श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूक्लियर हथियारों की अगर लड़ाई होती है तो पूरे वर्ल्ड को खतरा है। हाँ। और मुझे लगता है ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी। कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होना ये कभी भी हो सकता है, मगर सच्चाई है कि जो कन्वेंशनल हथियार है जिनके बारे में आप बता रहे थे वो भी बहुत डेडली हैं। जिस प्रकार से मिसाइलें हैं, जिस प्रकार से वैक्यूम बम का इस्तेमाल, जिस प्रकार से आप एक स्कैटर्ड बम का इस्तेमाल, हाँ। वो भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान करे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने खार्किव पे भी हमला किया है, हाँ। काफी नुकसान हुआ है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का। और अब जो कीव पे जो ये लास्ट फेज का अटैक होगा, तो मेरे को लगता है कि ये रूस अपना सब कुछ यहां पर डाल देगा, और उसके अंदर मिसाइलें, रॉकेट, प्रिसीजन शूटिंग, उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी होगा, कोलेटरल डैमेज होगा बहुत ज्यादा, और बहुत नुकसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। और वो जो 3 ब्रिज इन्होंने जो यूक्रेन की फौज ने ही तोड़ दिए थे, हाँ। अब वो रूस ने बनाने की कोशिश की पर बने नहीं, हाँ। तो वो अभी भी मतलब स्टॉल कर रहा है उनके आगे बढ़ने को। नेपियर से ईस्ट से वेस्ट जाना भी मुश्किल है। मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में कीव जो है हमला करेगा, रूस बहुत जोरों से करेगा, मगर कीव जो है यूक्रेन ने अच्छी तरीके से डिफेंड किया है। और जिस प्रकार से वहां पर अभी हथियार मिल गए हैं, जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, और उसके बाद स्टिंगर जो है एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी हेलीकॉप्टर, उसके बाद आपके ड्रोन हैं, केमिकल, मुझे लगता है कीव की लड़ाई जो है बहुत खिंचेगी, और इतनी जल्दी कीव गिरने वाला नहीं। जब तक कीव की लड़ाई लंबी खिंच रही है तब तक यानी कि यूक्रेन में जिस मंशा के साथ रूस आया वो मंशा पूरी हो नहीं रही है। रूस को अगर तख्ता पलट कर ये भी समझना होगा कि जिस व्यक्ति को पुतिन चाहते हैं कि बिठाएं उस गद्दी पर, वो भी बेलारूस पहुंचे थे, वो भी मुलाकातों का दौर वहां भी शुरू हो गया था। और इसीलिए इस समय कीव को किस तरीके से शिकंजे में किया जाए, या फिर जेलेंस्की तक पहुंचा जाए और उसके बाद अपदस्थ करके, या फिर एक दूसरा नजरिया इसमें यह भी उठ जाता है कि जो नीचे से लेके यानी कि आप समझिए दक्षिण से आगे बढ़ती हुई उनकी सेना, उत्तर से नीचे की ओर जाती हुई उनकी सेना, और एक ऐसा क्षेत्र वो तय कर लें जहां कहें कि नहीं, यहां के लोग तो हमारे साथ हैं और हमारा प्रभाव है, और यहां पर हम एक नया प्रेसिडेंट दे रहे हैं। ये तो सबने सोचा है कि जो कीव है, जो नेपियर नदी जा रही है, जिसको ईस्ट यूक्रेन बोलते हैं, उसका प्रभाव रूस का ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने में भी आया है, हाँ। हो सकता है जब कोई सोल्यूशन निकलेगा कि वो ईस्ट यूक्रेन जो है वो एक प्रकार से रूस के ज्यादा प्रभाव में रहेगा, और वेस्ट यूक्रेन जो है एक न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। एक और बड़ी सोच विचार है। एक भारत के हिसाब से एक बहुत बड़ी खबर वो ये कि अगले 24 घंटे में 15 उड़ानें और ऑपरेशन गंगा में वायु सेना भी शामिल है, और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो लोग हैं यूक्रेन में भारतीय मूल के, वो सब निकाल कर लाए गए हैं। खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी भारतीयों को दी गई थी, और यह भी तय हुआ था कि क्या रूस की ओर से एक कॉरिडोर बन सकता है। 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं, और यह बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो एमईए की तरफ से जारी किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत 3,200 भारतीय वतन लौटे हैं। अगले 24 घंटे में 15 उड़ानें भारत वापस आएंगी। ये एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा आंकड़ा इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी देश इस तरह का इवैक्यूएशन इस समय नहीं चला रही है जिस तरह से भारत चला रहा है। देखो श्वेता, ये एक काबिले तारीफ है भारत की गवर्नमेंट की। आज की तारीख में ज्यादा देश अपने यूक्रेन से एम्बेसी बंद करके निकल गए। चीन जैसा देश जिसको कहते हैं कि बहुत पावरफुल है, वो भी अपने स्टूडेंट्स को निकाल नहीं पाया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर काबिलियत है, क्षमता है और इच्छा है करने की। और अभी जैसे आपने बताया कि करीब 5-6 हजार हमने स्टूडेंट निकाल लिए हैं और अब जो अगले करीब 48 आवर्स में 15 फ्लाइटें C-17 ग्रो मास्टर, जो सबसे बड़ा हमारा पास एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट का, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये यही नहीं, एक जगह से, रोमानिया से भी, हंगरी से भी, पोलैंड से भी और मोल्दोवा से। वो कह रहा है कि हमने 4 मंत्री भेजे हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूक्रेन से, उनको क्रॉस किया जा रहा है, पासपोर्ट पे ही क्रॉस किया जा रहा है, वीजा की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन गंगा जो भी हो रहा है बहुत अच्छा। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे बताई गई UNGA में भी और यूनाइटेड नेशन में भी कि हम अपने ही बच्चे नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने नेबर्स के भी और जो एक डेवलपिंग कंट्री है जो नहीं कर सकती क्षमता, हम उनको भी मदद करेंगे। तो ये एक प्रकार से दिखलाता है भारत की काबिलियत और शक्ति। और मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में ये करीब 2000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में यकीन कर रहे हैं कि आप और एक और जगह हुआ है वो आए। एक और जगह जंग के भीषण होने की खबर आई। टोकमक जो कि यूक्रेन का एक शहर है, दक्षिण मध्य, जो हम बता भी रहे हैं ना आपको नक्शे के जरिए कि कैसे दक्षिण से मध्य की ओर आ रही है उनकी सेना आगे बढ़ते हुए और उत्तर से मध्य की ओर जा रही है। कुल मिलाकर ये कोशिश में कि जो पूरा पूर्वी हिस्सा है वो किसी तरीके से कटे। तो ये जो टोकमक शहर है ये साउथ सेंट्रल यूक्रेन में बताया जाता है, दक्षिण मध्य यूक्रेन में। वहां से भी एक नदी होकर गुजरती है और ये पूरा इलाका, वहां पर भी बहुत भीषण जंग की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ये अलग अलग हिस्सों में किस तरह भीषण तबाही की तस्वीरें रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कैसे टैंकों के सामने भी खड़े हो जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोग, क्योंकि नागरिकों को सीधे तौर पर रूस टारगेट करना नहीं चाहता है, वो वर्ल्ड ओपिनियन के बारे में भले ही केयर न करे लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों के ओपिनियन के बारे में केयर करता है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि सामने से आम लोग आ रहे हैं उनके ऊपर वो धड़ल्ले से गोलियां चला दे या टैंक चढ़ा दे, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। बिल्कुल। देखो श्वेता, सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं रूस के मन में है कि कहीं कीव गिरे, क्योंकि कीव अगर गिरता है तो इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये पावर हाउस है जहां पर प्रेसिडेंट है। अगर कीव मिल जाता है उनको तो उसको लगेगा कि बहुत आसान काम हो जाएगा आगे। मगर कीव गिर नहीं रहा, कीव में लड़ाई हो रही है, कीव को घेरा डालने की कोशिश कर रहा है रूस, मगर वहां पर डिफेंसिव बड़ी अच्छी बनाई है। डिफेंडर को फायदा है, लोग मरने मिटने को तैयार हैं और जो पब्लिक है वो भी आगे है 18 से 60 साल, उनको करीब 7 से 8 हजार पहले हथियार दिए गए थे, अभी सुनने में आया 10 हजार के करीब और हथियार आए हैं। तो ऐसे में कीव इतनी जल्दी गिरेगा नहीं और जब तक कीव नहीं गिरेगा तब तक मुझे लगता है पुतिन को काफी एक प्रकार से शक और डर है। लेकिन जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर देखिए आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या रूस का गेम प्लान ये है। अभी के लिए खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। सबसे तेज चुनावी नतीजे देश देखता है सिर्फ आज तक पर। 10 मार्च को देश देखेगा आज तक, आप भी देखिए।